अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। यूजुअली हमारी कम्युनिटी में यही कहा जाता है या देखा जाता है कि अगर पर्सन फिज़िकली फ़िट है, फिज़िकल अपीयरेंस ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, तो डेफिनेटली वो मेंटली फ़िट भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। और अक्सर केसेस में यही होता है कि फ़िज़िकल अपीयरेंस या कोई बीमारी पेशेंट को नहीं होती, लेकिन वो किसी न किसी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा होता है, जो आगे जिसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अक्सर हम मेंटल इलनेस की बात तब ही करते हैं जब कोई बहुत फेमस सेलिब्रिटी उस मेंटल इलनेस का शिकार होता है और उसकी न्यूज़ टीवी पे आना शुरू होती है, तभी ज़्यादातर मेंटल इलनेस पे डिस्कशन स्टार्ट होती है हमारे कंट्री में। या कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे आजकल कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस एंड सेल्फ केयर पे बात की जा रही है। लेकिन नॉर्मल इन्वायरमेंट, नॉर्मल रूटीन में भी मेंटल इलनेस को डिस्कस करना, मेंटल हेल्थ को डिस्कस करना और अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप मेंटली ठीक नहीं होगे, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ भी इंटरफेयर करेगी और उसको ख़राब करेगी, उसको इम्पेयर करेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ सबसे पहले किसी भी पर्सन की ठीक हो। नंबर 2, मेंटल हेल्थ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोई मेंटल इलनेस का शिकार हो उसी की डिस्टर्ब हो। हम भी, एक नॉर्मल पर्सन भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम अपनी लाइफ में कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस ज़रूर उसको होता है, जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ इम्पेयर होती है। तो इट्स नेसेसरी कि हम कोई ना कोई ऐसी, हम अपनी सेल्फ केयर टेक्निक्स हमें पता हो कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को खुद ही इम्प्रूव कर सकें और हमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। थर्ड, हमारे कंट्री पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ लिंक किया जाता है, जबकि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेसेस में और बहुत सारी इश्यूज और प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि पाकिस्तान में भी उतने ही कॉमन हैं, लेकिन शायद हम लोग उस तरह अवेयर नहीं हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में कि और क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और क्या साइंस आ सकते हैं, जिससे हमें आइडिया हो कि पेशेंट या कोई भी पर्सन किसी सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस का शिकार है और हम टाइमली उसको ट्रीट कर सकें, उसकी हेल्प कर सकें और इतना लेट ना हो कि आगे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस उसका हमें देखना पड़ जाए। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ सपोर्ट चाहिए होती है, चाहे वो अपनी फैमिली की सपोर्ट हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट हो या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सपोर्ट हो। क्योंकि जो भी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा होता है, मेन हमारा ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट का यही गोल होता है कि वो अपनी फीलिंग्स बस किसी के साथ शेयर करे। जब वो फीलिंग शेयर करेगा अपने साथ, अपने आप को साथ ट्रू होगा, अपने आप के साथ वो फीलिंग्स जो है वो अपने साथ ट्रू होगा, अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल सही अपनी फीलिंग शेयर करेगा, अपने फ्रेंड्स या जो भी क्लोज लव्ड वंस हैं उनके साथ फीलिंग शेयर करेगा, तो अल्टीमेटली वो मेंटल इलनेस कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाएगी। हमारा प्लेटफॉर्म मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस मीका, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को बताएं कि कौन से डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं किसी के साथ, कौन से वो फेस कर सकता है, उनको किस तरह खुद मैनेज कर सकता है पेशेंट, और जहाँ पे उनको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो हम प्रोफेशनल हेल्प और प्रोफेशनल हेल्थ के सपोर्ट के साथ पेशेंट को लिंक करें। इसके अलावा मीका का बेसिकली एम ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म दें सारे लोगों को, सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को, ताकि वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकें। क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथ यही इशू है कि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है या कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ हम अपनी सारी फीलिंग शेयर कर सकें। तो फीलिंग शेयर करके हम 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस जो है वो कम से कम रहे और मेंटल हेल्थ हमारी ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम चाहेंगे कि आप भी हमें इस कॉज में सपोर्ट करें, एज अ हेल्थ वर्कर, एज अ प्रोफेशनल, एज अ घर में जो भी है जो हमें सपोर्ट करना चाहता है, जिसको लगता है कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को कम करने में पाकिस्तान में वो हमारी मदद कर सकता है, तो काइंडली मीका की मेंबरशिप लें, ताकि हम आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कर सकें और फिर आप अपने कम्युनिटी, अपनी पाकिस्तानी फेलोज़ के लिए कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पार्ट ले सकें और उसका हिस्सा बन सकें।
इसके अलावा जैसा हमारी लास्ट वीडियो सीरीज़ थी जो कि ईटिंग डिसऑर्डर्स पे थी, इस दफ़ा भी हमारा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 25 जून से लेकर 30 जून तक, जिसमें हम डिफरेंट अवेयरनेस वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में पता चल सके। इसके अलावा कल की एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत स्पेशल इंटरनेशनल गेस्ट होंगी, जिस पर हम एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और मेंटल हेल्थ के बारे में उनसे डिस्कस करेंगे एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव और मेंटल हेल्थ, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा लास्ट टाइम की तरह हमारा लाइव इवेंट भी होगा, जो कि संडे को हमारा लाइव इवेंट होगा। आप हमारा फेसबुक पेज द चेंज और सिंटेक्स हेल्थ के पेज को फॉलो करते रहिए फॉर मोर अपडेट्स के लाइव इवेंट के टाइमिंग्स क्या होंगे और किस तरह हम लाइव इवेंट कहाँ पे होगा और कहाँ से आप लाइव इवेंट को व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट टाइम की तरह ही लाइव इवेंट में जैसे हमारे साथ 10 डिफरेंट पर्सन्स थे जिन्होंने अपनी ईटिंग डिसऑर्डर्स की, अपनी फैमिली की ईटिंग डिसऑर्डर्स की स्टोरी शेयर की थी, इसी तरह इस दफ़ा भी हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप अपनी स्टोरी शेयर करें और हम आपको अपने लाइव इवेंट पे लेंगे ताकि आप पाकिस्तान के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सके, ताकि हो सकता है जो आप से मिलते जुलते मेंटल इलनेस का या मेंटल हेल्थ जिनकी बहुत ज़्यादा पुअर हो और जो किसी ना किसी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या किसी और मेंटल इलनेस का शिकार हो, वो भी जो है आपकी डिस्कशन से, आपकी फीलिंग शेयर आउट करने से वो भी हो सकता है उनको भी पॉजिटिव एनर्जी मिले और वो भी अपनी फीलिंग शेयर करें किसी प्लेटफॉर्म पे आके, चाहे वो मीका का प्लेटफॉर्म हो या अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपनी फीलिंग शेयर करें, ताकि उनकी हम टाइमली हेल्प कर सकें और उनकी फैमिली भी उनको पूरा सपोर्ट दे सके। हमारा लाइव इवेंट द चेंज के पेज पे, फेसबुक पेज पे ही होगा। हमारी आज की वीडियो में मैं आपसे साथ 3 मेन मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में शेयर करूंगी कि वो डिसऑर्डर्स क्या हैं और क्या सिम्टम्स आते हैं जिससे हमें आइडिया हो सके कि कोई पर्सन इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी हम आपके साथ डिसऑर्डर शेयर करते हैं उसके सिम्टम्स शेयर करते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन में या आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं, तो काइंडली मीका के प्लेटफॉर्म पे या तो कांटेक्ट करें या किसी सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कांटेक्ट करें। काइंडली खुद मेडिसिन्स और खुद मैनेजमेंट की टेक्निक्स पे ना जाएं, क्योंकि जब तक प्रॉपरली डायग्नोस आप नहीं होंगे तो तब तक हम आगे आपकी मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट किसी की भी स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे वो एक काउंसलिंग से मैनेजमेंट हो या किसी दवाई से मैनेजमेंट हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल सही तरह डायग्नोस हो किसी प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के थ्रू। आज का हमारा पहला डिसऑर्डर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो यूजली हर एज और हर जेंडर को इक्वली अफेक्ट कर सकता है। बेसिकली इसमें होता ये है कि एक पर्सन जिसको ये डिसऑर्डर स्टार्ट हो, उसके माइंड में 2 साइकिल्स चल रही होती है, एक ऑब्सेशन की साइकिल और एक कंपल्शन की साइकिल। ऑब्सेशंस बेसिकली कोई ऐसे थॉट्स हैं, कोई ऐसी तस्वीरें नज़र आना है या कोई ऐसी अर्ज होना है जो कि अनवांटेड हो, जो उसको बिल्कुल पसंद ना हो, और जब वो फीलिंग उसकी आ रही हो तो वो बहुत ज़्यादा डर जाए पेशेंट या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाए, डिस्ट्रेस में चला जाए वो पेशेंट जब उसको वो वाली फीलिंग्स आ रही हो या वो इमेज उसके सामने नज़र आ रही हो। कंपल्शन वो बिहेवियर है जो पेशेंट या कोई भी जिसको OCD है वो करेगा ताकि उसकी जो ऑब्सेशन वाली फीलिंग है और जो ऑब्सेशन में उसको नज़र आ रहा है या जो थॉट्स आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, इसलिए वो करेगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में मेन चीज़ ये है कि पेशेंट को जो भी थॉट्स आ रहे हैं जो कि अजीब से बिल्कुल बिजार थॉट्स हैं, उससे पेशेंट डिस्ट्रेस में जा रहा होगा या पेशेंट नहीं चाहता वो उसको थॉट्स हैं और पेशेंट डर रहा होगा उन थॉट्स से। वो पेशेंट खुश नहीं होगा कि वो थॉट्स उसको आ रहे हैं या वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो हमेशा किसी ना किसी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस या फियर में रहेगा उन थॉट्स की वजह से और बार बार उनके बारे में सोचता रहेगा। अच्छा, ऑब्सेशन और कंपल्शन शायद हम सब की लाइफ में कभी ना कभी हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे ऑब्सेसिव हो जाते हैं, बहुत थॉट्स आ रहे होते हैं हमारे माइंड में और हम थॉट्स को रिमूव करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अब हम सबको OCD यानी ये वाला डिसऑर्डर हो। ऑब्सेशन और कंपल्शन डेफिनेटली किसी के माइंड में हो सकते हैं, लेकिन इस डिसऑर्डर की डायग्नोसिस एक बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इसकी डायग्नोसिस हमेशा हमें किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ही करवानी चाहिए, ना कि खुद इसको डायग्नोस करना चाहिए।
ओसीडी में एक्चुअली ऑब्सेशन और कंपल्शन इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि वो किसी भी जिसको सफ़रर है उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ इंटरफेयर कर रही होती है। वो नॉर्मल जो काम कर रहा होता है या जो नॉर्मल उसके सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं विद हिज फैमिली, फ्रेंड्स, वो सारे उसमें इंटरफेयर कर रहे होते हैं उसकी ये सारी ऑब्सेशन और कंपल्शन। दुनिया भर के अंदर हर 100 लोगों में से 1% को ओसीडी ज़रूर होता है और बच्चों में और टीनेजर्स में हर 200 बच्चों और टीनेजर्स में से किसी एक चाइल्ड या टीनेजर को ओसीडी ज़रूर होता है। ओसीडी यूजुअली किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकता है, लेकिन देखा गया ये ज़्यादा जो है वो 10 से 12 इयर्स के बीच में स्टार्ट होता है और फिर इसका अटैक दोबारा जो है वो लेट टीन्स में और एडल्टहुड यानी यंग एडल्टहुड में दोबारा ये स्टार्ट होता है। ओसीडी का प्रॉब्लम ये है कि ओसीडी जो है वो जेनेटिक भी हो सकता है। अगर किसी की फैमिली में कोई ओसीडी का पेशेंट है तो 25% चांसेस हैं कि आगे फैमिली मेंबर्स में और आगे जनरेशन्स में ओसीडी हो सकता है। अब हम आते हैं कि ओसीडी के सिम्टम्स क्या होंगे और क्या साइंस होंगे जिससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो सके कि शायद पर्सन कोई भी है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार है। सबसे पहली चीज़ है ऑब्सेशंस। ऑब्सेशंस एक ऐसे थॉट्स, अर्जेस या अर्ज है जो बार बार एक तो हो रही है और परसिस्टेंट है और जिसकी वजह से जो है पेशेंट जो है किसी न किसी एंग्जाइटी या डिस्ट्रेस में जा रहा है और कोई ऐसा थॉट है जो कि अच्छा थॉट नहीं है, कोई ऐसी इमेज पेशेंट जिसके बारे में सोच रहा है वो कोई अच्छी इमेज नहीं है, लेकिन बार बार पेशेंट के दिल में, पेशेंट के माइंड में ये ख्याल आ रहा है या वो इमेज बार बार वो उसी के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे ही वो इमेज या वो थॉट पेशेंट सोचना शुरू करता है तो डेफिनेटली उसके साथ पेशेंट की डिफरेंट फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। डिस्गस्ट की फीलिंग आती है, फियर की फीलिंग आती है, किसी किस्म के डाउट की फीलिंग आती है, शक की फीलिंग आती है और यही फीलिंग्स पेशेंट सोचता रहता है। इसी थॉट्स के बारे में पेशेंट सोचता रहता है जिसकी वजह से वो अपनी रेगुलर एक्टिविटी नहीं कर पाता। अब वो क्या थॉट्स हो सकती हैं, क्या ऑब्सेशंस हो सकते हैं जिसके बारे में ओसीडी का पेशेंट सोच रहा है। सबसे पहले थॉट्स है कि उसको हर वक्त लगता है कि वो कंटेमिनेटेड है, यानी उस पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ अटैच्ड है जो कि सही नहीं है, जो गंदी चीज़ है, जैसे जर्म्स अटैच्ड है, जैसे कोई बीमार वायरस से अटैच्ड है। हर वक्त कोई उसके यही लग रहा होता है कि उसके साथ या तो उसके पे कोई हाथों पे खून लगा हुआ है या कोई ऐसा सब मटेरियल लगा हुआ है जो कि अनवांटेड है या कोई डिजीज़ के जर्म्स उसके हाथ पे या बॉडी पे लगे हुए हैं या कोई ऐसी कंटामिनेशन लगी हुई है जो कि पेशेंट को नहीं अच्छी लग रही, जिसकी वजह से पेशेंट को अपने आप से जो है वो नफ़रत हो रही है और अपने आप से अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। इसके अलावा सबसे फर्स्ट कंटामिनेशन हो गई, दूसरा है लूजिंग कंट्रोल। पेशेंट को लगता है कि वो कहीं ना कहीं किसी को हार्म पहुंचाएगा या वो अपने आप को कभी हार्म पहुंचा देगा, अपने आप को मार देगा, अपने आप को चोट लगा देगा, अपने आप को कोई वूंड कर देगा या वो किसी और को कर देगा। उसको हमेशा ये डर होता है कि किसी उसकी वजह से किसी और को डैमेज ना हो, उस वो कोई ऐसा काम ना कर दे जिसकी वजह से उसको डैमेज हो, किसी और को डैमेज हो जाए, वो किसी को मार ना दे। और उसके माइंड में हमेशा बहुत वायलेंट पिक्चर्स आ रही होती है, बहुत वायलेंट थॉट्स आ रहे होते हैं कि वो किसी को मार रहा है या वो कार चला रहा है तो किसी का एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से, या घर में उसने किसी को मार दिया है या हर्ट किया है और वो सीन्स उसके सामने आ रहे होते हैं। या उसको लगता है कि वो अभी चोरी करने जा रहा है किसी के घर में, वो थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो डर में चला जाता है कि वो ऐसा काम तो नहीं कर सकता, लेकिन क्यों थॉट्स आ रहे हैं, वो अपने आप को ही इमेजिन कर रहा होता है उन थॉट्स में। इसके अलावा पेशेंट जो कि सफ़रर हो ओसीडी का, उसको हमेशा ऐसे थॉट्स आ रहे होते हैं जैसे उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई टेरिबल चीज़ हो जाएगी। जैसे वो किचन में उसको ये थॉट आ रहा होता है कि उसने किचन में स्टोव ऑन रखा हुआ है और गैस ऑन करके छोड़ आया है, अब जिसकी वजह से हो सकता है कोई और किचन में जाए तो उसको हार्म हो जाए। या वो कोई ऐसी चीज़ ऑन कर आया है या स्विच ऑन कर आया है जिसमें से करंट निकल रहा है और वो ऑफ करना भूल गया, अब कोई भी और जाएगा तो उसको करंट लग जाएगा। या वो कोई डोर लॉक करना भूल गया और घर से बाहर है और अब उसको ख्याल आ रहा है कि उसने डोर नहीं लॉक किया था, बार बार ये ख्याल आ रहा है और उसको डर लगना शुरू हो गया कि घर का डोर नहीं लॉक किया हुआ तो अब कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक ओसीडी के पर्सन में परफेक्शनिस्ट बनने की भी ऑब्सेशन हो सकती है। हर वक्त उसको हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर करने की आदत हो सकती है और बार बार उसके माइंड में ये थॉट आ रहा हो कि अच्छा मैंने ये चीज़ अभी ठीक की थी अपने रूम में, मैं दोबारा उसको ठीक करके आऊँ, ये थॉट आ रहा हो उसके माइंड में।
और इसके अलावा पर्सन जो है वो डिफरेंट चीज़ें फेंक नहीं पाता, डिस्कार्ड नहीं कर पाता, जबकि वो बिल्कुल यूज़लेस चीज़ें होती हैं, वो उसको डिस्कार्ड नहीं कर पाता कि शायद अगर इनको मैंने फेंक दिया तो बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जाए या बहुत कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, पेशेंट अब उसको याद नहीं रहेगी। अगर उसने ये पर्टिकुलर बुक फेंक दी, कोई डायरी फेंक दी, कोई पेज फेंक दिया, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसने ये चीज़ रखनी है या उसने ये चीज़ फेंकनी है। और उसको हर वक्त यही खतरा होता है कि वो कोई ना कोई चीज़ जो है उससे गुम हो जाएगी। एक और आगे बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रॉब्लमैटिक ऑब्सेशन जो कि ओसीडी के पेशेंट के साथ हो सकती है, वो है रिलीजियस ऑब्सेशन। पेशेंट के माइंड में डिफरेंट ख़यालात आ रहे होते हैं अपने रिलीजन के बारे में और अपने डिफरेंट ईमान के बारे में, कि शायद जो वो रिलीजन वो फॉलो कर रहा है वो ठीक नहीं है, या कोई उसको रॉन्ग ख़यालात आ रहे होते हैं अपने रिलीजन के बारे में, कोई ऐसे ब्लास्फेमी के ख़यालात आ रहे होते हैं जिस पे उसका कंट्रोल नहीं होता और वो डरना शुरू हो जाता है कि उसको ये ख़यालात क्यों आ रहे हैं, और ये बार बार ख़यालात आ रहे होते हैं, जबकि वो ये नहीं सोचना चाहता, लेकिन बार बार उसके माइंड में ये थॉट्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो और फियर में चला जाता है कि ये तो वो अपने रिलीजन के बारे में नहीं सोचता, लेकिन बार बार ये थॉट्स आ रहे हैं उसके माइंड में। इसके अलावा और डिफरेंट ऑब्सेशन भी हो सकती है, जिसमें यह है कि ओसीडी के सफ़रर को हमेशा ये लगे कि उसको कोई ना कोई बीमारी होगी और हमेशा उस बीमारी के बारे में सोचता रहे कि उसको ये बीमारी हो जाएगी, जो कि किसी इन्फेक्शन ना हो या किसी के टच करने से बीमारी ना हो या किसी सरफेस या सब्सटेंस को टच करने से ना हो, लेकिन ऐसी बीमारी जैसे डायबिटीज़, कैंसर, किसी के बारे में सुना तो खुद सोचना शुरू कर दिया और कंटिन्यूसली सोचता जा रहा है कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी, मुझे ये बीमारी हो जाएगी, मुझे मेरे साथ ये वाली कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी इस बीमारी में खुद ही पेशेंट जो है वो ऐसे थॉट्स डेवलप करना शुरू करते हैं। या इसके अलावा पेशेंट को बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस आती हों कि ये कलर ही मैंने आज पहनना है या इस वीक पहनना है तो मेरे साथ सब अच्छा होगा, नहीं हो पहनूंगा तो सब बुरा होगा, या ये वाला नंबर ही मेरा लकी नंबर है, इसको लकी नंबर को मैं नहीं यूज़ करूँगा तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तो इस टाइप के थॉट्स पेशेंट के साथ हो सकता है आते जा रहे हो, जो कि रिकरेंट हो, परसिस्टेंट हो, यानी बार बार आ रहे हो, कंटिन्यूसली आ रहे हो। और ये सारे वो थॉट्स हैं जिससे पेशेंट को कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही हो। यही ओसीडी का बेसिकली डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि ये ऑब्सेशंस तो आ रही हैं, लेकिन पेशेंट इन ऑब्सेशंस की वजह से फियर में जा रहा हो, डिस्गस्ट में जा रहा हो, डाउट में जा रहा हो, ये सब फीलिंग्स भी साथ आ रही हो। वरना ये ऑब्सेशंस कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट जो हमने ऑब्सेशंस अभी देखी हैं, ये कहीं ना कहीं लाइफ में आ रही होती हैं किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम पे, इनमें से कोई एक दो, लेकिन वो परसिस्टेंट नहीं होती। वो एक दफ़ा दो दफ़ा का थॉट होता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद रूटीन लाइफ अपनी चल रही होती है। ओसीडी के सफ़रर के साथ रूटीन लाइफ नहीं चल रही होगी, वो बार बार ये थॉट सोच रहा होगा, जिसकी वजह से वो कोई कंपल्सिव बिहेवियर कर रहा होगा। अब कौन से कंपल्सिव बिहेवियर पेशेंट कर सकता है इन थॉट्स को सोचते हुए, वो आप देखते हैं। ये बिहेवियर पेशेंट इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये बिहेवियर वो करेगा तो उसके थॉट्स ख़त्म हो जाएंगे, उसको लगता है ये उसको मैनेज करने के लिए उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, और वो अपने थॉट्स से जान छुड़ा सकता है, एस्केप कर सकता है। लेकिन ये ऑब्वियसली ऑब्सेशंस जो कि थॉट्स अगर लाइफ के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, तो जब वो एक्शन में कन्वर्ट होंगे, किसी बिहेवियर में कन्वर्ट होंगे, तो वो कितना लाइफ के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ के साथ और सोशल रिलेशनशिप, अपनी सोशल लाइफ के साथ पेशेंट के। अब कॉमन कंपल्शंस ये हो सकती है कि जैसे हमने बात की कि पेशेंट को लगता है हर वक्त उसके हाथों पे कोई गन लगा हुआ है या कोई डिजीज़ के जर्म्स लगे हुए हैं, तो कंपल्शन इसका ये होगा कि पेशेंट बार बार हाथ धोता रहेगा, बार बार। आजकल बेशक हम कोरोना वायरस की वजह से बार बार हाथ धो रहे हैं या हैंड सैनिटाइज़र यूज़ बेशक करने हैं, लेकिन वो एक ऑब्सेसिव कंपल्शन नहीं है, वो तो हमारी एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये नॉर्मल डेज़ में भी जबकि कुछ भी नहीं ऐसा है, बार बार पेशेंट हाथ धोएगा, अपने आप को धोएगा, बार बार बात लेने चला जाएगा कि उसको लग रहा होगा कि हर वक्त उसके साथ कोई प्रॉब्लम है और कोई स्पेसिफिक वे में वो हाथ धो रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से हाथ धो रहा होगा जो हम नॉर्मली इस तरह हाथ नहीं धोते, या बहुत ज़्यादा बार बार यही वॉशरूम जा रहा होगा, टूथब्रश कर रहा होगा, एक्सेसिव टाइम के लिए शॉवर ले रहा होगा, या इसके अलावा
ये भी हो सकता है कि पेशेंट को एक कंपल्सिव बिहेवियर ये भी हो सकता है कि वो बार बार घर की चीज़ों को साफ़ कर रहा हो, जबकि वो चीज़ बिल्कुल साफ़ हो, वो सरफेस बिल्कुल साफ़ हो, लेकिन बार बार जाके हर घंटे 1 घंटे बाद जा जाके उस जगह को साफ़ कर रहा हो और उसके माइंड में ये हो कि यही जिक्र कर रहा हो कि नहीं ये जर्म्स नज़र आ रहे हैं, ये गंदी है जगह, यहाँ पे डर्ट है, या कोई बार बार ऐसी ही एक्शन कर रहा हो जिससे वो कंटामिनेंट या वो डर्ट या वो जर्म्स रिमूव हो सकते, कोई बहुत सारे क्लीनर्स यूज़ कर रहा हो, डिफरेंट क्लीनर्स खरीद के ले आए, हर किस्म के क्लीनर्स हर जगह वो यूज़ कर रहा हो, तो वो इंडिकेट करेगा कि शायद पेशेंट को ओसीडी है। इसके अलावा पेशेंट बार बार जिसका उसको थॉट आ रहा होगा कि वो उसकी वजह से ये पर्सन हार्म हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है, बार बार उसको जाके चेक करेगा कि वो ठीक है या नहीं, या अपने आप को बार बार चेक करता रहेगा कि जो भी इसको थॉट आ रहा होगा कि वो हाथ पे अपने आप को ज़ख्मी कर रहा है, अपने सर पे ज़ख्मी कर रहा है, वहाँ वो बार बार चेक करता रहेगा और बार बार यही पूछता रहेगा लोगों से कि ये कोई मसला तो नहीं है घर में, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई, या वो पर्सन ठीक है, बार बार ये पूछता रहेगा। इसके अलावा पेशेंट बहुत ज़्यादा अपने काम को रिपीट करता है, बार बार, या तो अगर कोई चीज़ पढ़ रहा है तो बार बार पढ़ता जाएगा क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ये चीज़ ठीक है। इसके अलावा बार बार कोई रूटीन एक्टिविटी रिपीट करता जाएगा, अपनी बॉडी मूवमेंट्स को बार बार रिपीट कर रहा होगा, कहीं हाथ मार रहा है तो बार बार रिपीट करता रहेगा, कहीं टैप कर रहा है अपना फीट तो बार बार करता रहेगा। इसके अलावा कोई टास्क जो है वो 6 से 10 दफ़ा कर सकता है, 2 दफ़ा कर सकता है, 3 दफ़ा बार बार कर सकता है, और इसलिए कर रहा होता है। जब उससे पूछा जाए तो वो कहता है कि 3 दफ़ा करना से अच्छी बात है तो इसलिए मैं 3 दफ़ा कर रहा हूँ, 6 दफ़ा करना अच्छी बात है, 6 मेरा लकी नंबर है इसलिए मैं 6 दफ़ा वही सेम काम रिपीट कर रहा हूँ। इसके अलावा पेशेंट को अगेन जो है वो बार बार यही सोचता रहेगा कि वो किस तरह अपने आप को हार्म कर सकता है या किस तरह दूसरों को हार्म कर सकता है, और इसके लिए वो हमेशा हो सकता है नमाज में दुआ कर रहा हो, बार बार नमाज पढ़ रहा हो कि मैं किसी को ज़ख्मी ना कर दूँ या मैं खुद ज़ख्मी ना हो जाऊँ, या बार बार दुआ कर रहा हो उसमें यही जिक्र कर रहा हो बार बार। ये सारा कंपल्सिव बिहेवियर है। अब ये सारा बिहेवियर पेशेंट की नॉर्मल रूटीन को अफेक्ट करेगा। अगर वो नॉर्मल काम कर रहा है और बार बार बीच में जाके कोई चीज़ धो रहा है, घर को साफ करना शुरू कर रहा है, बार बार जाके कोई चीज़ पढ़ना शुरू कर देता है बाकी काम छोड़ के, या कोई ऐसी मूवमेंट शो करना शुरू कर देता है जो बार बार रिपीट कर रहा है और जो बाकियों के लिए डिस्टर्बेंस बन रही है, तो डेफिनेटली ये कंपल्सिव बिहेवियर है जो किसी ना किसी ऑब्सेशन की वजह से हो रहा है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है ओसीडी का कि ऑब्वियसली पेशेंट की अपनी रूटीन तो पूरी डिस्टर्ब होगी, साथ उसकी फैमिली की रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर वो चाइल्ड है तो उसको स्कूल में प्रॉब्लम होगी, प्रोफेशनल है, एडल्ट है तो अगर वो घर में काम कर है तो उसको घर के काम में प्रॉब्लम होगी, अगर वो बाहर कहीं जॉब करता है उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। इसी की वजह से फिजिकल कंप्लेंट्स भी आना शुरू हो जाती है, जैसे पेशेंट को सही तरह नींद नहीं आती क्योंकि उसके ऑब्सेशन वाले थॉट्स उसको हर वक्त आ रहे होते हैं और वो सही तरह खा नहीं पा रहा होता। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट हो जो बार बार यही सोच रहा है कि उसके हाथ गंदे हैं तो वो बार बार हाथ धोने में ही लगा रहेगा, खाना कम खाएगा। इसके अलावा सोशल रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो सकते हैं, और इसके अलावा ओसीडी के पेशेंट्स में देखा गया है कि एंगर मैनेजमेंट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। एक और चीज़ जो मैं दोबारा डिस्कस कर रही हूँ, एक होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और एक होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये दोनों एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक मेंटल इलनेस प्योरली है जिसकी वजह से पेशेंट को की रूटीन अफेक्ट हो रही है, और एक सिर्फ पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो पेशेंट की पर्सनालिटी के अंदर ही ये ट्रेड्स है कि उसको हर चीज़ सही चाहिए, परफेक्शनिस्ट चाहिए, जिसकी वजह से वो कंपल्सिव बिहेवियर शो कर रहा है। ओसीडी के जो लोग होते हैं जिनको डिसऑर्डर है, उनको ये पता होता है कि ये थॉट्स अच्छे नहीं हैं, ये अनरीजनेबल थॉट्स हैं और ये अनवांटेड थॉट्स हैं। जबकि जो ओसीपीडी यानी जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उनको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो उनको कोई फियर नहीं होता, कोई डिस्गस्ट वाली फीलिंग नहीं होती, उनको लगता है कि उनको बिल्कुल सही थॉट आ रहा है कि उनके हाथों पे जर्म्स है या वो गंदे, और उसको लिए जो वो भी कंपल्सिव बिहेवियर कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। या अगर उनको किसी को नुकसान पहुंचाने का थॉट आ रहा है तो वो कहते हैं बिल्कुल मेरा थॉट ये ठीक है कि उसको मैंने नुकसान पहुंचाना है, जो भी पर्सनल उसकी प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से, और वो उसके लिए जो मैं सोच रहा है कि किस तरह उसको हार्म पहुंचाना है, और अगर वो कर भी रहा है तो उसको लगता है वो बिल्कुल ठीक है, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले के ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ सोशल रिलेशनशिप्स में होती है, वरना उसको रूटीन के कामों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो ओसीडी का पेशेंट है वो रूटीन एक्टिविटीज़ में भी उसको प्रॉब्लम हो रही होती है।
जो ओसीपीडी के पेशेंट्स होते हैं उनकी फैमिलीज़ यूजली हर वक्त बहुत इसलिए परेशान होती हैं क्योंकि उनको हर वक्त वो ओसीपीडी वाला इंडिविजुअल जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है कि आप इस तरह मेरे रूल्स को मेरी जिस तरह मैं कर रहा हूँ वैसे क्यों नहीं फॉलो कर रहे। लेकिन ओसीडी वाले के जो पेशेंट्स हैं वो इस वजह से परेशान नहीं होते क्योंकि ओसीडी वाला पेशेंट इम्पोज नहीं कर रहा किसी पे वो वाले थॉट्स या वो वाला कंपल्सिव बिहेवियर, लेकिन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला इम्पोज कर रहा है काम कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा हैंड वॉशिंग का पैटर्न ये है तो बाकियों का भी ये पैटर्न हो, मेरा लकी नंबर ये है तो बाकी भी उस लकी नंबर को फॉलो करें, या मेरे जो है ये वाले थॉट्स हैं किसी के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स के, बाकी फ्रेंड्स के क्यों नहीं है ऐसे थॉट्स, वो इम्पोज करता है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और ज़्यादातर लोग शायद पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ही शिकार होते हैं, तो उनको हमने ओसीडी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ओसीडी में पेशेंट वो थॉट्स नहीं सोचना चाहता लेकिन वो बार बार सोच रहा है। मैं अपने अगले डिसऑर्डर पे आऊँगी। जो आज का हमारा डिसऑर्डर है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें दो फेजेस आते हैं पेशेंट के साथ। एक ऐसा फेज आता है जिसमें पेशेंट बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और एक ऐसा फेज आता है जिसमें पेशेंट बिल्कुल मेनिया का शिकार हो जाता है और हाइपर एक्टिव हो जाता है। और तो इसलिए इस डिसऑर्डर में डिफरेंट मूड शिफ्ट्स आ रहे होते हैं, पेशेंट के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आ रहे होते हैं, कभी एनर्जी लो होती है, कभी बिल्कुल हाई हो जाती है और हाइपर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से डेली जो रूटीन के काम है वो पेशेंट ठीक नहीं कर पा रहा होता। पूरी दुनिया भर में 46 मिलियन लोग इस वक्त बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हैं और यूजुअली बाइपोलर डिसऑर्डर ज़रा यंग एज यानी 24 से 25 ईयर्स में स्टार्ट होता है। लेकिन टीनेजर्स में भी हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर। बच्चों में ये अनकॉमन है कि बचपन से स्टार्ट हो, यूजुअली टीनेजर्स या यंग एडल्ट की स्टेज से ही स्टार्ट होता है। बोथ मेल और फीमेल दोनों में इक्वल चांसेस हैं बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप होने के। बाइपोलर डिसऑर्डर इस वक्त 6th डिसऑर्डर है दुनिया भर में जिसकी वजह से किसी ना किसी किस्म की डिसेबिलिटी हो रही है लोगों के अंदर। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको होता है उसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली देखा गया है कि 9 साल जो है पेशेंट की लाइफ स्पैन के रिड्यूस हो जाते हैं इस मेंटल इलनेस की वजह से। और हर 5 बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट्स में से एक बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट जो है वो ज़रूर किसी नेगेटिव काम की तरफ ज़रूर जाता है, जैसे सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है हर एक पर्सन के अंदर। बाइपोलर डिसऑर्डर्स को यूजुअली मेन जो है वो 3 तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होता है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जिसके अंदर जो मेनिया और हाइपर एक्टिविटी वाला फेज़ है वो कम से कम 7 दिन तक रहता है और वो इतना ज़्यादा पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है, जो हम आगे सिम्टम्स देखेंगे कि पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। और जो डिप्रेशन वाला एपिसोड है वो कम से कम 2 हफ्ते तक चलता है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर नंबर 2 है जिसके अंदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी होंगे, हाइपोमेनिया भी होगा यानी कम पेशेंट हाइपर एक्टिव होगा, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसके मेनिया वाले अटैक्स नहीं होंगे, ज़्यादा डिप्रेसिव अटैक्स ही में रहेगा पेशेंट, बहुत कम मेनिया वाले होंगे और उसने ज़्यादा नहीं होंगे कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े। एक और डिसऑर्डर होता है जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में ही कंसिडर किया जाता है, साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर ये होता है जिसमें हाइपोमेनिया सिम्टम्स भी आते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आते हैं फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, लेकिन उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। वो बिल्कुल बाइपोलर 2 डिसऑर्डर या बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के अंदर जो हाइपोमेनिया या डिप्रेशन के सिम्टम्स जितने हाई इंटेंसिटी के आ रहे हैं उतने नहीं होते, बहुत कम इंटेंसिटी के होते हैं। और कभी कभी पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर्स आ रहे होता है लेकिन वो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर फॉल नहीं करता। हो सकता है खाली सिर्फ मेनिया हो रहा हो या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, बहुत कम मेनिया हो रहा हो, कभी कभी हो, तो उनको हम कहते हैं अदर स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। उसमें हो सकता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो और साथ शिजोफ्रीनिया के पेशेंट में जैसे बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन और अजीब से ख्यालात और इमेजेस आती हैं वो भी साथ हो, या बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो, तो वो हमारे एक डिफरेंट तरह का डिसऑर्डर होता है जिसमें 2 से 3 मेंटल इलनेस एक साथ आ रही होती है बाइपोलर डिसऑर्डर के अलावा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ अगेन ये है कि क्या साइन एंड सिम्टम्स है कि हमें पता चल सके कि पेशेंट या कोई भी इंडिविजुअल बाइपोलर डिसऑर्डर का शायद शिकार है। बाइपोलर का जो एपिसोड है वो दिन के काफ़ी घंटों तक रहता है और एक एपिसोड काफ़ी डेज से लेके वीक्स तक चल सकता है।
यूजुअली अगेन उस एपिसोड में 2 फेजेज़ आ रहे होते हैं, एक मेनिया फेज़, एक डिप्रेशन फेज़। मेनिया फेज़ में ये होता है कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव कि इरिटेट करना शुरू हो जाता है, और उसको थोड़ा-सा भी आप किसी बात पे छेड़ देंगे तो वो एकदम से इमोशनल हो जाएगा, कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। हमेशा वो बहुत ज़्यादा, उसको नींद सही नहीं आ रही होती क्योंकि वो इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, भूख भी उसको नहीं लग रही होती, बहुत ज़्यादा वो डिस्कशन कर रहा होता है, बहुत क्विकली वो बोल रहा होता है, और उसके अगर आप उससे पूछे तो उसको लग रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी उसको थॉट्स डिफरेंट आ रहे होते हैं, और उसको लगता है कि वो 3-4 काम या उससे ज़्यादा काम एक साथ कर सकता है, कि वो बहुत बड़ा मल्टीटास्कर है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं होता। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा रिस्की थिंग्स करता है जो कि उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, जिससे इंडिकेट होता है कि उसके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, वो अपनी सही जजमेंट स्किल्स उसमें नहीं है। जैसे एक साथ ही खाना पीना शुरू कर देगा, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खा पी रहा होगा कि वो चोक करने लगेगा, लेकिन उसकी जजमेंट नहीं सही होगी कि वो स्लोली खाए, पहले खाए फिर पिए, इस तरह। या बहुत ज़्यादा जो है अचानक से पैसे देना शुरू कर देगा किसी को, बहुत ज़्यादा चैरिटी देना शुरू कर देगा, या बहुत ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर देगा, जो उसकी जितना वो डेली नहीं करता लेकिन उससे ज़्यादा करना शुरू कर देगा, कि इन द एंड उसके पास खुद कुछ नहीं रहेगा। या पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ये सोचना शुरू हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स में या अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो है सारा मेनिया वाला एपिसोड। अब आते हैं जो डिप्रेशन वाला एपिसोड होगा। डिप्रेशन में ऑब्वियसली पेशेंट अचानक हाइपर एक्टिव था, अब अचानक एक दिन वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा, सैड हो जाएगा, हर वक्त ऐसी बातें कर रहा होगा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, होपलेस होगा, हर वक्त स्लो डाउन हो जाएगा, रेस्टलेस होगा। अगेन उसको स्लीप में प्रॉब्लम ज़रूर होंगी, लेकिन अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि वो हर वक्त ही सोता रहेगा, और अब वो खाना बहुत ही ज़्यादा खाना शुरू कर देगा, और डिप्रेसिव एपिसोड जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा उसका वेट गेन होता रहेगा, पेशेंट को बहुत स्लोली बोलेगा, कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगा, जबकि मेनिया एपिसोड में वही पर्सन बहुत ज़्यादा बोल रहा था, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था। अगेन डिप्रेशन की वजह से वो प्रॉपर अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहा होगा, उसको लगेगा वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा, सिंपल से सिंपल काम उसको लगेगा कि वो नहीं कर पा रहा। इसके अलावा उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा किसी एक्टिविटी में, ना उसको कोई खुशी होगी कोई काम करके, और उसको हर वक्त लगेगा कि वो होपलेस है, कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, वर्थलेस है, और इसकी वजह से उस पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आएंगे। तो ये दोनों एपिसोड्स चलेंगे। ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा डिप्रेशन वाला एपिसोड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चांसेस है कि वो वाला पेशेंट बाइपोलर डिसऑर्डर का सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ उसमें ज़्यादा होंगी। मेनिया वाले में, लेकिन मेनिया वाले एपिसोड में ये है कि मेनिया वाले में ज़्यादा खतरा ये है कि पेशेंट किसी और को डैमेज ना पहुंचा दे अपनी हाइपर एक्टिविटी की वजह से। तो दोनों फेजेस ही डेंजरस है, एक फेज़ दूसरों के लिए डेंजरस है, एक फेज़ उस पेशेंट के अपने लिए डेंजरस है। ऑब्वियसली इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यूजली डिसऑर्डर जो अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं इनके लिए हम जो है बिहेवियरल थेरेपी ही अवेलेबल होती है, जिसमें हम डिफरेंट एक हेल्थ के प्रोफेशनल काउंसलिंग सेशंस करता है। इसके अलावा मेडिसिन भी अवेलेबल है, लेकिन ऑब्वियसली वो मेडिसिन हमने किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर यूज़ नहीं करनी। सेल्फ केयर हम किस तरह कर सकते हैं कि पेशेंट को कहे कि वो बिल्कुल प्रॉपर स्लीप ले, अपने स्लीप के टाइमिंग्स को ठीक करे, जो है पेशेंट कोई क्रिएटिव चीज़ करें, जो भी उसको फीलिंग्स आ रही हैं या जो थॉट्स आ रहे हैं वो ज़रूर किसी डायरी में नोट करें। पेशेंट को ये इनकरेज करें कि वो अपने फीलिंग्स और थॉट नोट करे, ताकि वो डायरी एक्चुअली हमारे लिए हेल्प करेगी पेशेंट के काउंसलिंग सेशंस करवाने के लिए, और पेशेंट को चेक करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए, और पेशेंट को भी हेल्प करेगी कि जब वो अपनी फीलिंग्स नोट डाउन करेगा तो वो ये सोचेगा कि इन फीलिंग्स के ऑपोजिट उसने चलना है, और हम उसको इनकरेज कर सकते हैं कि ये फीलिंग्स के ऑपोजिट काम करने हैं, ताकि पेशेंट नॉर्मल हो जाए। इसके अलावा पेशेंट जो है वो अपना आउटडोर सराउंडिंग्स, आउटडोर इन्वायरमेंट में ज़्यादा जाए, ताकि वो आउटडोर फीलिंग्स को, इन्वायरमेंट को देखे तो उसका माइंड रिलैक्स करे, लाइट एक्सरसाइजेस करें पेशेंट, और अपनी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है, फैमिली और केयर गिवर और फ्रेंड्स का सपोर्ट, वो जितना सपोर्टिव होंगे उतना इजीली पेशेंट जल्दी रिकवर कर सकता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से भी और बाइपोलर डिसऑर्डर से भी। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पेशेंट को हम मॉनिटर करें कि पेशेंट कॉफ़ी या चाय कितनी लेता है, क्योंकि ये जब हाइपर एक्टिव या मेनिया वाला फेज़ है और पेशेंट कॉफ़ी भी ज़्यादा ले रहा हो तो वो तो वैसे ही कैफ़ीन
और चाय जो है वो CNS स्टिमुलेंट है, यानी वो और एक्टिव करती है ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को। तो उस पे थोड़ा सा कम करवाएं पेशेंट को, और इसी तरह चीनी को कम करवाएं ताकि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव पेशेंट ना हो, क्योंकि शुगर भी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव करती है पेशेंट को। और जिस वजह से पेशेंट को ज़्यादा ये थॉट्स आते हैं, वो ट्रिगर फैक्टर ढूंढना है उसके फैमिली मेम्बर्स ने कि कब पेशेंट ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाता है, किसी चीज़ को देख के, किसी पर्सन को देख के, कोई एक्टिविटी करके उसको हमने कम करवाना है, या किस चीज़ को देख के वो ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, उसको हमने स्टिमुलस से पेशेंट को उस ट्रिगर से दूर रखना है। आज का आखिरी डिसऑर्डर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर भी एक सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस है, लेकिन स्लीप डिसऑर्डर यूजली जो हम मेजर हमारी मेंटल इलनेसेस हैं, जो आपने कल के एपिसोड में और आज की एपिसोड में अभी तक 2 सुनी है, इनकी वजह से ये स्लीप डिसऑर्डर्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। ये एक्चुअली स्लीप डिसऑर्डर या आपकी नींद में प्रॉब्लम होना, आपकी नींद की रूटीन में प्रॉब्लम होना, इन डिसऑर्डर्स के साथ एक साथ ही इफेक्ट है जो कि आएगा ही आएगा। 11 किस्म के डिफरेंट स्लीप डिसऑर्डर्स हैं जो कि डायग्नोस हुए हुए हैं, जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर होते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ 2 कॉमन डिसऑर्डर्स शेयर करूंगी उनके बारे में। एक होता है नींद ना आना, इंसोम्निया, और एक होता है नींद ज़्यादा आना और उसके साथ ऐसे थॉट्स और ख्वाब भी आना जिससे पेशेंट खुद डर जाए, जिसको हम कहते हैं नार्कोलेप्सी। सबसे पहले इंसोम्निया। इंसोम्निया डेफिनेटली वो है कि हम पेशेंट जो इंसोम्निया का, उसको सही नींद नहीं आ रही, उसको टाइम पे नींद नहीं आती, वो पूरी रात जागा रहता है। ऑब्वियसली जब वो पूरी रात जागा रहेगा तो उसकी वजह से वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ और उसकी हेल्थ भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, और रूटीन एक्टिविटीज़ पे वो ज़्यादा फोकस नहीं कर सकेगा। इंसोम्निया का यूजली रीज़न कोई ना कोई स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन ही होता है, जो किसी और रीज़न की वजह से हो रहा हो। और ज़्यादातर देखा गया कि फ़ीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं इंसोम्निया से एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ज़्यादा इंसोम्निया कॉमन ओल्डर एडल्ट्स में ही है, या ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई बीमारी या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। इंसोम्निया को ऑब्वियसली ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन तो अवेलेबल है, लेकिन मेडिकेशन से इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ केयर टेक्निक्स हमें खुद पता हो कि हम खुद इंसोम्निया को किस तरह दूर कर सकते हैं। हर वक्त स्लीपिंग मेडिसिन या स्लीपिंग पिल लेना आंसर नहीं होता इंसोम्निया का, और कभी कभी हम इसका गलत मिसयूज़ कर रहे होते हैं मेडिसिन लेके। इसमें थोड़ी सी बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि इंसोम्निया ठीक हो। एक तो ऑब्वियसली कॉज है, कॉज अगर कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी या कोई मेजर स्ट्रेस हो तब ठीक है, मेडिसिन इंपॉर्टेंट है तब तो। लेकिन अगर कॉज सिर्फ आपकी रूटीन की डिस्ट्रप्शन है तो फिर मेडिसिन इज़ नॉट द आंसर फॉर दिस कॉज ऑफ इंसोम्निया। इसमें बेहतर ये है कि हम अपनी एक रेगुलर स्केड्यूल बनाएं ताकि हमारी जो बॉडी की अपनी इनर क्लॉक होती है स्लीप और वेक साइकिल की, वो ठीक हो। जिनको रात को नींद नहीं आती वो अपनी डे की रूटीन में देखे कि कहीं वो डे में तो कहीं किसी टाइम सो तो नहीं रहे जिसकी वजह से उनको रात को नींद नहीं आ रही, तो वो अपने डे टाइम के नैप को ख़त्म करे ताकि उनको रात को जल्दी नींद आ जाए और प्रॉपर नींद आए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी है, चाय है, क्योंकि इनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके CNS और ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। और कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जैसे पैराडॉल एक्स्ट्रा है जिसके अंदर कैफ़ीन डली हुई है, या कोई भी दवाई जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसा कैफ़ीन या स्टिमुलेंट डला हुआ हो। और वो हो सकता है मैं नॉर्मल सर के दर्द या किसी और दर्द के लिए खा रही हूँ, लेकिन उसकी वजह से मेरी नींद इफ़ेक्ट होगी। और अगर मैं ये चाय कॉफ़ी जो है वो शाम को पी रही हूँ, स्पेशली आफ्टर 7 o'clock या 6 o'clock बल्कि, तो अगेन मेरी नींद इम्पैक्ट होगी और इम्पेयर होगी। इट्स बेटर कि ये हम रूटीन जो है वो 4 बजे या 5 बजे कर लें चाय पीने की, जिनको स्पेशली इंसोम्निया की प्रॉब्लम है उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोगों को, स्मोकर्स को नींद सही नहीं आती आफ्टर स्मोकिंग, तो अगर उनको लगता है कि जब उनको नींद नहीं ठीक आ रही तो वो अपनी स्मोकिंग का बिहेवियर और रूटीन देखे कि क्या वो सोने से पहले तो नहीं स्मोक करते, क्योंकि निकोटीन भी एक CNS स्टिमुलेंट के तौर पे एक्ट कर सकता है और उसकी वजह से जो है वो नींद इम्पेयर हो सकती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हम ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं। कभी भी जहाँ भी हम सोते हैं, हमारा बेडरूम या जो भी हमारा स्लीपिंग प्लेस है, उसको बाकी एक्टिविटीज़ के लिए नहीं यूज़ करना है। अपने स्कूल का होमवर्क, अपने यूनिवर्सिटी का काम, अपने ऑफिस का काम, लैपटॉप या बुक्स को नहीं यूज़ करना उस स्लीपिंग प्लेस पे, क्योंकि आपका माइंड वहाँ पे एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से वो एरिया जो आपका कंफर्टेबल जोन था, स्लीपिंग जोन था, वो एरिया वो नहीं रहता। ये वाली रूटीन या ये वाला काम हमें किसी प्रॉपर कोई और जगह पे करना चाहिए।
एंड बेडरूम या अपने बेड को सिर्फ स्लीपिंग के लिए ही प्रेफर करना चाहिए। अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ उस पर नहीं को लिए बेडरूम को नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी सोने से पहले किसी आर्ग्यूमेंट में ना जाएं, क्योंकि जब आप किसी ऐसे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस आप एक्सप्रेस कर रहे हैं या कोई आर्ग्यूमेंट में कर रहे हैं, तो अगेन आपका ब्रेन एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप वही थॉट सोचते रहेंगे। इसके अलावा एक और सजेशन फॉर इंसोम्निया ये होती है कि कम से कम 1 घंटे पहले एक वार्म वाटर से बाथ लें, ताकि आपकी मसल्स रिलैक्स हो और आपको जल्दी नींद आए। और इसके अलावा 30 मिनट्स पहले एक मिल्क का ग्लास, जो कहते हैं कि रात को दूध पी के सोए, वो सही कहते हैं, क्योंकि मिल्क के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है एल ट्रिप्टोफेन, जो कि बेसिकली जो है वो ब्रेन को हेल्प करता है कि वो ज़्यादा जल्दी स्लीप साइकिल उसका स्टार्ट हो। अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंसोम्निया के पेशेंट या हम नॉर्मली भी डेली रूटीन में एक गलती करते हैं कि अगर नींद नहीं आ रही और 15 से 20 मिनट गुजर गए हैं, तो काइंडली बेड से उठ जाएं और तब कोई अपनी एक्टिविटी कर लें, कोई लाइट एक्टिविटी, नॉट कोई विगरस एक्टिविटी, कोई लाइट एक्टिविटी करें जिसमें या तो बुक रीड करना है, इस टाइप की एक्टिविटी। टीवी दोबारा देखना स्टार्ट ना करें, क्योंकि टीवी से अगेन हो सकता है आपकी नींद बिल्कुल ही गायब हो जाए। कोई लाइट एक्टिविटी करें, हो सकता है उसको करने के बाद आपको नींद आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर बेड पे ही लेटे रहेंगे तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरा स्लीपिंग डिसऑर्डर है नार्कोलेप्सी। एक नार्कोलेप्सी होता है, एक हाइपरसोम्नोलेंस होता है। हाइपरसोम्नोलेंस या हाइपरसोम्निया बेसिकली होता है नींद बहुत ज़्यादा आना। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं कि शायद दिन के टाइम पे या पिछली रात पेशेंट सही तरह नहीं सोया था, तो दिन के टाइम पे पेशेंट को नींद आ रही है, दिन के टाइम पे नींद आना है बेसिकली हाइपरसोम्नोलेंस। इसकी वजह से पेशेंट को नहीं नींद आ रही, कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से रात की उसकी नींद डिस्टर्ब है, तो अल्टीमेटली दिन के टाइम पे पेशेंट बार बार उसको नींद आ रही है। एक होता है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी भी हाइपरसोम्नोलेंस की तरह एक्सेसिव उसमें स्लीप ही आ रही होती है, लेकिन इसके अलावा पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशंस भी हो रही होती हैं। कभी कभी पेशेंट का बिल्कुल मसल कंट्रोल नहीं रहता है, जिसको हम कैटाप्लेक्सी बोलते हैं। स्लीप पैरालिसिस में भी पेशेंट जा रहा होता है, नार्कोलेप्सी वाला पेशेंट। स्लीप पैरालिसिस बेसिकली ये होता है कि पेशेंट सोया हुआ होता है, लेकिन उसको एकदम से आँख खुलती है और उसको लगता है कि वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया, वो मूव नहीं कर पा रहा फॉर सम सर्टन कुछ टाइम के लिए। इसको हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। कि पेशेंट को हेलुसिनेशंस आ रही होती हैं, रात को हेलुसिनेशंस आ रही होती है, डे टाइम पे हेलुसिनेशंस या थॉट्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फटीग में चला जाता है, थक जाता है वो थॉट्स सोच सोच के, तो वो डे टाइम में ज़्यादा स्लीप करना शुरू हो जाता है। हो सकता है रात के टाइम पे उसको बार बार हेलुसिनेशन आ रही हो, जिसकी वजह से वो बार बार उठ रहा हो, और फिर उसकी वजह से वो दिन के टाइम पे सोना शुरू कर देता है। ये नार्कोलेप्सी की ट्रीटमेंट में हमारा मेन मकसद ये होता है कि पेशेंट की रात की नींद ठीक हो। रात की नींद की उसकी रूटीन अगर ठीक होगी तो अल्टीमेटली वो दिन में कम सोएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका नैप जो दिन में वो बहुत ज़्यादा सो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, क्योंकि रात की उसकी रूटीन बिल्कुल ठीक हो गई होगी। रात में ज़रूरी है हर वक्त के कम से कम 6 to 8 hours ऑफ स्लीप हर इंडिविजुअल को मिले। हर इंडिविजुअल के लिए टाइम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो मिले, फिर ही वो मॉर्निंग में अपनी एक्टिविटीज़ सही तरह कर सकेगा। वरना उसका ब्रेन हर वक्त फटीग में रहेगा, वो प्रॉपर स्लीप उसको नहीं मिली और हर वक्त वो थिंकिंग प्रोसेस उसका स्टार्ट ही था। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्लीप हाइजीन या स्लीप रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन हो किसी भी स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए। तो ये थी सारी आज की एपिसोड, जिसमें हमने 3 डिफरेंट मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स को देखा। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी, हमारा लाइव इवेंट है संडे को शाम को, जो कि फेसबुक द चेंज के पेज पे है आएगा। उसके रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन भी आपको फेसबुक द चेंज के पेज पे अपडेट्स आती जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने हमारे साथ कोई अपनी स्टोरी या अपने किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड की स्टोरी शेयर करनी है, तो ज़रूर हमारे साथ स्टोरी शेयर करें। हमारी वेबसाइट www.pkmentalhealth.com को विज़िट करें। आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं, ताकि आप हमारे कॉज को सपोर्ट करें और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं उसमें हमें सपोर्ट करें। और उसमें आप भी सीखेंगे डिफरेंट मेंटल हेल्थ इलनेसेस को टैकल करना और किस तरह हम उनको ख़त्म कर सकते हैं और कम कर सकते हैं हमारे कंट्री में उसकी प्रेवलेंस को। मेंबरशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जहाँ से आप मेंबरशिप बन सकते हैं। इसके अलावा कल की एपिसोड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल की एपिसोड में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट होंगे जिनके साथ हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पे ही बात करेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स पे जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है उस पर डिस्कशन करेंगे। एक आखिरी चीज़,
एपिसोड ख़त्म करने से पहले मेंटल हेल्थ को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मेंटल इलनेस को ख़त्म करने के लिए, कि हम खुद का ख्याल रखें। जब हम खुद अपने ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होगा तो हम खुद ही फाइट कर सकते हैं मेंटल इलनेस से। तो वी नीड टू बिलीव ऑन इन आवर सेल्व्स। हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा होना चाहिए। इसके अलावा हम नीड टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। अगर कोई मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है तो एज अ कम्युनिटी, एज अ केयर गिवर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पेशेंट की रिस्पेक्ट करें, ना कि उसका मजाक उड़ाएं कि और उसको डिग्रेड करें कि वो मेंटल हेल्थ इलनेस का शिकार है। इसके अलावा नीड टू बी लव्ड एंड शो लव। अगर मैं खुद किसी मेंटल इलनेस का शिकार हूँ तो ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो एक्सपेक्ट कि मुझे सपोर्ट मिले अपनी फैमिली, फ्रेंड्स की और बाकी लोगों की। तो एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ केयर गिवर, मेरी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम हर किसी के साथ जो है वो केयरिंग तरीके से बात करें, हमारा बिहेवियर केयरिंग हो, ना कि हमारा बिहेवियर हर वक्त क्रिटिसाइजिंग हो। इसके अलावा हमें नीड टू डेवलप फ्रेंडशिप्स, ताकि हम सोशल सपोर्ट दें लोगों को, और ताकि वो अपनी फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर कर सकें, स्पीक आउट कर सकें, ताकि उनकी ज़्यादा मेंटल इलनेस जो है वो खुद कम हो। इसके अलावा नीड टू बिलोंग एंड हैव अ प्लेस कॉल्ड होम। एक ऐसी जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे सारे वो लोग हों जो हमसे प्यार करते हैं और हमारे केयर गिवर्स हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, जिसको हम ऑब्वियसली हमारा घर है, जहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे हम ये सब डिस्कस करें, और जो कि फैमिली मेम्बर ही सबसे, या फ्रेंड्स ही वो लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा आप पे बिलीव करते हैं आपकी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी में। तो डेफिनेटली ये वो जगह है जहाँ से वो मेंटल इलनेस जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और आखिरी चीज़, वी नीड टू बी यूज़फुल एंड प्रोडक्टिव। हर वक्त अगर थॉट्स आ रहे हैं तो उन थॉट्स को ख़त्म हम नहीं करना है। कोई मेडिसिन उस तरह असर नहीं करेगी जब तक हम खुद, हमारा उन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होगा। उन थॉट्स पे कंट्रोल करने के लिए हमें ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करना चाहिए जो यूज़फुल है और प्रोडक्टिव है। चाहे वो हम कोई बुक रीड करें, चाहे वो हम अपनी रिलीजन की बुक्स रीड करें, या कोई और बुक आप रीड जिसमें इंटरेस्ट हो वो रीड करना चाहें साथ साथ, या आप कोई रिलीजन की एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करें और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी एंगेज करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज करें। इन सब की एक्टिविटीज़ में अपने आप को डिफरेंट टाइप की में एंगेज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, उनमें एंगेज करें, तो अल्टीमेटली ये थॉट्स खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने थॉट्स को नोट करें जो आपके पास आ रहे हैं, और फिर एक लिस्ट उसके साथ बनाएं कि इन थॉट का ऑपोजिट थॉट क्या है या ऑपोजिट चीज़ क्या है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सैड थॉट्स आ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, अपने बारे में, तो उसके ऑपोजिट लिखें कि क्या इसमें अच्छा या पॉजिटिव थॉट आप क्या सोच सकते हैं, और फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटी करना शुरू करें और प्रोडक्टिव। और इसी तरह केयर गिवर्स को भी ये एडवाइस है कि अगर आपको लग रहा है कोई पेशेंट डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा सिवियर डिप्रेशन में है, तो उसके लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ या कोई ऐसी एंगेजमेंट खुद आप डिज़ाइन करें ताकि जिससे वो उस चीज़ में लग जाएं और वो अपने आप को प्रोडक्टिव साबित करें, एज़ कम्पेयर टू वो हर वक्त बिल्कुल ही साइड पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल डिप्रेस्ड बैठे हुए हैं, सैडलेस हैं, होपलेस हैं, अपने आप को वर्थलेस समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो हमारा रोल है एज अ फैमिली, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज अ केयर गिवर, और आपका भी उतना ही रोल है ताकि हम मेंटल हेल्थ को फाइट कर सके, स्टिग्मा को ब्रेक कर सके। इन सब मेंटल हेल्थ इलनेस को भी जिस टाइम पे भी लाइफ में हो रही है उनको हम सपोर्ट कर सकें, ताकि कोई भी मेंटल हेल्थ के मेंटल इलनेस का शिकार ना हो, किसी की भी मेंटल हेल्थ डिक्लाइन ना हो। जैसे आजकल के एनवायरनमेंट में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब से लॉकडाउन और पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, लोग क्योंकि घर पे बैठे हुए हैं तो ज़्यादा ही मेंटल इलनेस के इश्यूज आ रहे हैं। तो सिर्फ सपोर्ट चाहिए और इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करें तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा इशू नहीं आना चाहिए। इस एपिसोड के लिए इतना ही। कल की एपिसोड का हमारा वेट कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।